Hello everybody, I am Dinesh, the teacher of English grammar at Pioneer in Jhumre Tilaiya. In my last video, I discussed about certain words which are used in the form of noun, pronoun or in the form of adjective. Those words which I discussed in my last video in the form of adjectives are basically determiners. So after watching that video, several students asked me questions on my WhatsApp. Actually, they want to get some more information about determiners. They want to know what determiners are exactly. So today the topic that I have selected is determiners. मैं कोशिश करूँगा आपका confusion दूर हो. Today I am going to give you very basic and brief information about determiners because this chapter is a very long chapter, and if I discuss this chapter in very detail, then I will have to bring certain videos over this topic. In future I will do so. आगे मैं ढेर सारे वीडियोज लेकर के आऊँगा ताकि इस चैप्टर को मैं डिटेल में पढ़ा सकूँ, बट आज मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड ब्रीफ इंफॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूँ. वेल, लेट अस स्टार्ट द क्लास टुडे एंड द चैप्टर टुडे इज डिटरमिनर्स. जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आज आपको डिटरमिनर पढ़ाऊँगा, तो आपके मन में जो सबसे पहला सवाल हो सकता है वो ये कि डिटरमिनर्स है क्या. दरअसल आप लोग इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव से परिचित होंगे, और जो स्टूडेंट्स एडजेक्टिव नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि एडजेक्टिव्स बेसिकली वो वर्ड्स हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं. ग्रामर की किताबें तो आपको ये बताती है कि ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, उसकी किसी क्वालिटी को बताए, तो वो एडजेक्टिव्स है. लेकिन हर बार एडजेक्टिव्स किसी क्वालिटी की ही चर्चा नहीं करता है, किसी गुण दोष की चर्चा नहीं करता है. वो उसकी संख्या, उसकी मात्रा या दूसरी चीज़ों को भी बता सकता है. तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी राय रखता है, कोई ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन से जुड़ा है और उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो एडजेक्टिव है. चलिए मैं आपको पहले एडजेक्टिव डिस्कस करता हूँ, फिर डिटरमिनर्स पढ़ाऊँगा. तो पहला, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि डिटरमिनर्स क्या है. तो डिटरमिनर्स आर एडजेक्टिव्स. डिटरमिनर्स आर एडजेक्टिव्स. मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं. ही इज अ गुड बॉय. अब देखिए, इस सेंटेंस में बॉय एक नाउन है और गुड वह एक अच्छा लड़का है. तो अच्छा होना इस लड़के की विशेषता है. कैसा लड़का? अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि वह कैसा लड़का है, तो कैसा लड़का, तो इसका जवाब होगा अच्छा लड़का. तो गुड चूंकि इस बॉय के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है. दिस इज अ टॉल बिल्डिंग. दिस इज अ टॉल बिल्डिंग. बिल्डिंग एक नाउन है और टॉल होना इस बिल्डिंग की विशेषता है. कैसा बिल्डिंग? अगर आपसे सवाल पूछा जाए कैसा बिल्डिंग, तो आप कहेंगे टॉल बिल्डिंग. तो टॉल एडजेक्टिव है. सीता वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल. सीता वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल. सीता एक सुंदर लड़की थी. तो गर्ल नाउन है, ब्यूटीफुल इस गर्ल के ठीक पहले आया और गर्ल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है. जब हम पूछे कैसी लड़की, तो आंसर मिलता है ब्यूटीफुल. तो ये एडजेक्टिव है. अब हमारे पास 3 सेंटेंसेस है, इसमें 3 नाउन आए, बॉय, और बॉय की विशेषता है अच्छा होना, गुड. तो गुड एडजेक्टिव है. बिल्डिंग, और बिल्डिंग की विशेषता है टॉल होना, तो टॉल एडजेक्टिव है. गर्ल, और गर्ल की विशेषता है ब्यूटीफुल होना. तो इन तीनों सेंटेंसेस में गुड, टॉल और ब्यूटीफुल ये सब एडजेक्टिव हैं.
यहां पर जो मैंने 3 एडजेक्टिव्स यूज किए उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। ये किसी ना किसी गुण की बात कर रहा है। लेकिन कुछ दूसरे वर्ड हैं जो किसी नाउन की संख्या, उसकी मात्रा, उसकी उपस्थिति की बात करता है। तो ऐसे जो वर्ड हैं उसको हम डिटरमिनर्स बोलते हैं। दरअसल है वो एडजेक्टिव्स ही। चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं। आई लोस्ट माई पेन, मैंने अपनी कलम खो दी। अब पेन नाउन है और माई वर्ड इस नाउन के ठीक पहले आया है जो पेन के बारे में कुछ बता रहा है, तो यहां पर माई एडजेक्टिव है। आई हैव read these books, I have read these books, मैंने इन किताबों को पढ़ लिया है। तो बुक्स नाउन है और these वर्ड्स जो है ये बुक्स के बारे में कुछ बता रहा है। किन किताबों को? तो इन किताबों को। तो यहां पर these एडजेक्टिव है। He has invited some friends, he has invited some friends, फ्रेंड्स नाउन है और कितने फ्रेंड्स को? तो कुछ फ्रेंड को। तो सम इस फ्रेंड की संख्या को बता रहा है, अनिश्चित संख्या है लेकिन इसकी संख्या को बता रहा है। तो चूंकि सम फ्रेंड से रिलेटेड है और नाउन के पहले आया है तो ये एडजेक्टिव है। यू हैव अ बुक, अब फिर से देखिए बुक नाउन है तो आपके पास एक किताब है। कितनी किताब? तो ये जो आया है ये इस बुक की संख्या या इसकी अनिश्चितता को दिखा रहा है। तो जिसे आप आर्टिकल मानते हो वो दरअसल एडजेक्टिव ही है। तो ए भी एडजेक्टिव है। अब जरा देखिए यहां पर जो एडजेक्टिव्स आए वो किसी न किसी गुण का नाम था, किसी न किसी क्वालिटी का नाम था। लेकिन इधर जो एडजेक्टिव्स हैं माई, दिस, सम और ए, ये किसी क्वालिटी का नाम नहीं है। इस साइड में जो भी एडजेक्टिव्स मैंने यूज किया ये दरअसल डिटरमिनर्स हैं। अब आपके सामने एक और सवाल होगा कि अगर डिटरमिनर्स एडजेक्टिव ही है तो फिर डिटरमिनर्स को हम अलग से क्यों पढ़ें? तब तो फिर हम एडजेक्टिव पढ़ लेते और हमारा काम चल जाता। तो क्या डिटरमिनर्स सिर्फ एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव से अलग भी उसकी कोई हैसियत है? इसका एग्जैक्ट आंसर ये है कि डिटरमिनर्स बेसिकली एडजेक्टिव्स ही हैं, उसको हम एडजेक्टिव्स के तरह ही यूज करते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से हट करके कुछ अलग रोल रखता है। जहां एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण दोष के बारे में बताता है, वहीं डिटरमिनर्स किसी नाउन या प्रोनाउन की निश्चितता या अनिश्चितता, नाउन या प्रोनाउन की उपस्थिति, उसके स्वरूप और उसकी संख्या को बताता है। तो हमने डिटरमिनर्स को लिख लिया है और डिटरमिनर्स के दो ग्रुप हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या को बताते हैं, उसके स्वरूप को दिखाते हैं, उसको लेकर के निश्चितता और अनिश्चितता की बात करते हैं, या नाउन और प्रोनाउन की मात्रा के बारे में बात करते हैं, उसकी उपस्थिति के बारे में बात करते हैं। तो वैसे सारे एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की निश्चितता या अनिश्चितता, उसके स्वरूप, उसकी उपस्थिति, उसके पोजीशन, संख्या या मात्रा को बताए, उन सारे एडजेक्टिव्स को हम डिटरमिनर्स कहते हैं। अब आपके मन में यह जानने की रुचि होगी कि डिटरमिनर्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से किस तरह से अलग है, ग्रामर में उसको किस तरह से यूज करेंगे। तो चलिए
अब हम इस पर बात करते हैं। यहां तक तो हमने बात किया कि डिटरमिनर्स दरअसल ये सभी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की तरह ही इस्तेमाल होता है। जिस तरह से बॉय के पहले गुड आया और ये गुड बॉय के बारे में बता रहा था, उसी तरह से माई यहां पर एक डिटरमिनर है जिसको मैंने एडजेक्टिव में गिना। वो पेन के पहले माई आया और माई पेन के बारे में बता रहा है। जिस तरह से बिल्डिंग के पहले टॉल आया, उसी तरह से बुक्स के पहले दीज आया। तो अब तक का जो डिस्कशन है उसमें आपने सिर्फ ये देखा कि डिटरमिनर्स बेसिकली एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डिटरमिनर्स एडजेक्टिव से अलग कैसे हैं। अब हम ये देखते हैं कि डिटरमिनर्स एडजेक्टिव से अलग कैसे हैं। यहां पर जब मैं एक वर्ड एडजेक्टिव यूज कर रहा हूं तो दरअसल मैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात कर रहा हूं। मेरे बार बार एडजेक्टिव यूज करने को लेकर के आप कंफ्यूज नहीं हो, मैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात कर रहा हूं कि डिटरमिनर्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से अलग कैसे हैं। पहली बात जो मैंने आपको बताई कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष या उससे रिलेटेड कोई खास बात बताता है। डिटरमिनर्स का क्या काम है? डिटरमिनर्स गुण दोष नहीं बताता है। डिटरमिनर्स किसी नाउन की निश्चितता, उसकी अनिश्चितता, उसकी उपस्थिति, संख्या या मात्रा को बताता है। जब मैं कहता हूं ही इज अ टॉल बॉय, ही इज अ टॉल बॉय, तो यहां पर बॉय नाउन है और टॉल होना एक गुण है, वो इस बॉय का गुण है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, तो यहां पर पेन नाउन है और ए जो है एक ए संख्या है या पेन की अनिश्चितता है। आई लोस्ट द बुक, तो बुक नाउन है और द इस बुक की निश्चितता को बताता है। आई हैव रेड दिस स्टोरी, तो स्टोरी नाउन है और यहां पर दिस इसकी उपस्थिति को बताता है। उसी तरह से दिस इज माई हाउस, तो हाउस नाउन है और माई वर्ड है जो यह साबित करता है कि मैं उस घर का मालिक हूं, यह अधिकार को दिखाता है। तो पहला डिफरेंस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिटरमिनर्स में यह है कि जहां एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी नाउन के गुण या दोष की चर्चा करता है, वहीं डिटरमिनर्स किसी नाउन के गुण और दोष की चर्चा नहीं करता है। वो नाउन की संख्या, नाउन की मात्रा, जैसे मात्रा के लिए एक वर्ड है मच, आई हैव मच मनी, तो मच मनी, मनी नाउन है और मच मनी की मात्रा को दिखा रहा है, तो मात्रा वगैरह को दिखाता है। तो वैसा एडजेक्टिव जो नाउन की संख्या को दिखाए, नाउन की मात्रा को दिखाए, नाउन की उपस्थिति को दिखाए, उससे रिलेटेड अधिकार को दिखाए, उससे रिलेटेड निश्चितता या अनिश्चितता को दिखाए, वो सारे एडजेक्टिव्स को हम डिटरमिनर्स में काउंट करेंगे। तो ये तो हुआ पहला अंतर। इसके अतिरिक्त एक और अंतर है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिटरमिनर्स में एक दूसरा अंतर भी है। दूसरा अंतर यह है कि दो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज को हम लगातार यूज नहीं कर सकते हैं बगैर कंजंक्शन के।
लेकिन दो डिटरमिनर्स को हम लगातार यूज कर सकते हैं बगैर कंजंक्शन के। हालांकि सारे डिटरमिनर्स उसमें शामिल नहीं होंगे, कुछ ही डिटरमिनर शामिल होंगे, लेकिन दो डिटरमिनर्स को यूज किया जा सकता है और उन दोनों के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं रहेगा। चलिए अपनी बात को समझाने के लिए अगर मैं ऐसे लिखूं, ही इज अ टॉल फैट बॉय। अब ये रॉन्ग सेंटेंस है, ही इज अ टॉल फैट बॉय। टॉल एक एडजेक्टिव है और फैट भी एक एडजेक्टिव है, और दोनों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, गुण दिखाता है। तो ही इज अ टॉल फैट बॉय नहीं होगा। तो जब भी हम लिखेंगे सेंटेंस ऐसे होगा, ही इज अ टॉल एंड फैट बॉय। तो आपने क्या देखा, जब हमने दो एडजेक्टिव को लगातार यूज कर दिया और उनके बीच में कोई कंजंक्शन नहीं था तो सेंटेंस रॉन्ग हो गया। लेकिन इन दोनों के बीच में मैंने एक सुटेबल कंजंक्शन ले आया एंड, तो अब सेंटेंस राइट है। तो दो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज बिना सुटेबल कंजंक्शन के लगातार यूज नहीं किए जा सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मोहन was a rich kind man। मोहन was a rich kind man। अब देखिए, मैन तो नाउन है, कैसा आदमी, तो धनी आदमी, और काइंड आदमी, दयालु आदमी। अच्छा, रिच और काइंड के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं आया है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, मोहन was a rich and kind man। इन दो एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो गया कि अगर दो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज हो तो उसको हम सेंटेंस में लगातार यूज नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक कि हम उनके बीच में कोई कंजंक्शन लेकर के नहीं आए। लेकिन अगर दो डिटरमिनर्स हो, जैसे ए एंड द, ये सब डिटरमिनर्स है। माई, अवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, वंस, हुज, जिसको आप पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हो, ए डिटरमिनर्स है। दिस, दैट, दीज, दो, जिसको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ये सब डिटरमिनर्स है। अब यहां पर सम, फ्यू, सेवरल, ऑल, बोथ, ये सब भी डिटरमिनर्स है। अभी तक मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिखाने वाले दो वर्ड्स को, क्वालिटी दिखाने वाले दो एडजेक्टिव्स को हम लगातार यूज नहीं कर सकते हैं। जब कभी दो एडजेक्टिव को यूज करना होगा तो उन दोनों के बीच कोई ना कोई सुटेबल कंजंक्शन होना ही चाहिए। बट अब मैं कुछ वर्ड से लिखता हूं, माई बुक्स। अब देखिए, बुक्स नाउन है तो माई क्या हुआ, ए एडजेक्टिव है। इसको हम पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं और ये डिटरमिनर्स भी है। तो माई बुक्स, जब कभी मैं एडजेक्टिव बोलूं तो आप कंफ्यूज नहीं हो, मैं पहले ही बता दिया कि डिटरमिनर्स एडजेक्टिव का ही हिस्सा है। तो माई डिटरमिनर्स है, ए पोसेसिव एडजेक्टिव के ग्रुप में आता है। माई बुक्स, माई फ्यू बुक्स। अब जरा देखिए, बुक्स नाउन है, नाउन के पहले आया फ्यू। फ्यू क्या है, ए भी डिटरमिनर्स है, फ्यू डिटरमिनर्स है, और माई भी डिटरमिनर्स है। अब यहां पर दो लगातार डिटरमिनर आया, माई भी आया और फ्यू भी आया, लेकिन इन दोनों के बीच में किसी कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर हम यहां पर चाहें तो कोई एडजेक्टिव भी लेकर के आ सकते हैं। माई फ्यू गुड बुक्स। अब बुक्स नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, फ्यू डिटरमिनर है, माई डिटरमिनर है। दरअसल फ्यू भी एडजेक्टिव है, लेकिन फ्यू वैसा एडजेक्टिव है जो डिटरमिनर है। इस बात को ज्यादा साफ तरीके से आप ऐसे समझे, गुड एडजेक्टिव है लेकिन गुड वैसा एडजेक्टिव है जो डिटरमिनर नहीं है, लेकिन फ्यू वैसा एडजेक्टिव है जो डिटरमिनर है, माई भी वैसा एडजेक्टिव है जो डिटरमिनर है। जब हमारे पास लगातार दो डिटरमिनर्स आया तो उसके बीच में किसी कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। तो अब तक आपने ये देख लिया कि जब दो एडजेक्टिव्स जो क्वालिटी दिखाते हैं, अगर वो दो एडजेक्टिव्स लगातार आएंगे तो बगैर कंजंक्शन के नहीं आएंगे। लेकिन अगर दो डिटरमिनर्स लगातार आते हैं
तो वो बगैर कंजंक्शन के आ सकते हैं, किसी कंजंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो था ये जानने के लिए कि डिटरमिनर्स दरअसल है क्या। तो अब तक के डिस्कशन से जो बातें आपके सामने आई वो ये कि डिटरमिनर्स बेसिकली एडजेक्टिव्स है, लेकिन सारे एडजेक्टिव्स डिटरमिनर्स नहीं हैं। तो अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि जब डिटरमिनर्स एडजेक्टिव हैं और सारे एडजेक्टिव्स डिटरमिनर्स नहीं हैं, तो फिर वो कौन से एडजेक्टिव्स हैं जिसको हम डिटरमिनर्स मानेंगे और कौन से एडजेक्टिव हैं जो डिटरमिनर्स नहीं हैं। तो अब तक के डिस्कशन से यह साबित हुआ कि वैसे एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को दिखाएगा, उसके गुण दोष को दिखाएगा, वैसे एडजेक्टिव्स को हम डिटरमिनर्स नहीं मानेंगे। लेकिन वैसे एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या के बारे में बताएगा, उसके मात्रा के बारे में बताएगा, उसकी उपस्थिति के बारे में बताएगा, उसके स्वरूप या उससे रिलेटेड निश्चितता या अनिश्चितता के बारे में बताएगा, उसको हम डिटरमिनर्स मानेंगे। अब डिटरमिनर्स पर आगे मैं डिस्कशन करूं, इससे पहले मैं डिटरमिनर्स के दो ग्रुप पर बात करना चाहूंगा। मैं डिटरमिनर्स के ग्रुप के बारे में बात कर लेता हूं। हालांकि ग्रामर में ऐसा कोई ग्रुप है नहीं, लेकिन मुझे आपको समझाने में आसानी हो जाए तो इसके लिए मैंने डिटरमिनर्स का दो ग्रुप बना लिया है। तो आई हैव मेड दिस टू ग्रुप्स फॉर माई बेनिफिट सो दैट आई मे इजिली कन्वे माई मैसेज वट एवर आई वॉन्ट टू। आपको भी समझने में आसानी हो जाए। आप ग्रामर में खोजने जाएंगे तो ग्रामर इस तरह से किसी ग्रुप का निर्धारण नहीं करता है। तो डिटरमिनर्स को आसानी से समझने के लिए मैंने दो ग्रुप में इसको बांट लिया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। आप ग्रुप ए में देखिए, सबसे पहले कौन कौन से वर्ड हैं? ए एंड द। इसे आप लोग आर्टिकल बोलते हो, ये डिटरमिनर्स है। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल एडजेक्टिव का ही हिस्सा है और यह ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी गुण दोष के बारे में बात नहीं करता है, यह किसी नाउन के निश्चितता या अनिश्चितता के बारे में बात करता है। तो ए एंड द, जिसे आप आर्टिकल के नाम से जानते हो, वो भी डिटरमिनर्स है। माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वन, सुच, इसे आप पोसेसिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हो, तो पोसेसिव एडजेक्टिव भी डिटरमिनर्स है। दिस, दैट, दीज, दोज, इसे आप डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हो, तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी डिटरमिनर्स है। अच्छा, ग्रुप बी में आप देखिए, सम, फ्यू, सेवरल, ऑल, बोथ, मेनी, एनी, ईच, एवरी, नो, आइदर, नाइदर, मच, लिटिल और कई दूसरे वर्ड्स भी हैं। सारे वर्ड्स को लिखा जाना तो संभव नहीं है। यहां पर आप देखोगे कि इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो नाउन की संख्या को दिखाते हैं। तो अब हमारे पास ग्रुप ए में जो वर्ड्स हैं वो नाउन की उपस्थिति को दिखाते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये नाउन की उपस्थिति दिखाते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव है वो पोजीशन को दिखाते हैं, अधिकार को दिखाते हैं। और ए एंड द जो है वो किसी नाउन के निश्चित होने या उसके अनिश्चित होने की बात बताते हैं। लेकिन ग्रुप बी में मैंने उन वर्ड्स को लिया है जो नाउन की संख्या या नाउन की मात्रा को दिखाते हैं, और अब हम इससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। पहला रूल, कोई भी डिटरमिनर्स हो, कोई भी डिटरमिनर हो, उस डिटरमिनर के बाद नाउन जरूर आएगा। वो नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। चूंकि डिटरमिनर्स नाउन के बारे में ही कुछ बताता है, तो जब कोई वर्ड नाउन के बारे में कुछ बताएगा तो उसके बाद किसी ना किसी नाउन का आना जरूरी है। वो नाउन सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है, वो डिटरमिनर्स के हिसाब से तय होगा। ये बात आपको याद करनी होगी। जैसे मैं बारी बारी से बोल देता हूं, अ पेन, या ए के बाद सिंगुलर नाउन होगा अ पेन, एन के बाद भी सिंगुलर नाउन होगा एन एप्पल, एन एप्पल।
द के बाद नाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। द बुक, ये भी राइट है, और द बुक्स, ये भी राइट है, द बुक्स। अब आपने पोसेसिव एडजेक्टिव जो देखा, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद भी नाउन सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है, जैसे माई पेन, ये भी राइट है, और माई पेन्स, ये भी राइट है। दिस और दैट के बाद सिंगुलर नाउन होना चाहिए, जैसे दिस या दैट, बुक या बुक्स। अगर हमको दो में से चुनना हो तो दिस या दैट के बाद हम बुक को चुनेंगे, क्योंकि दिस और दैट के बाद सिंगुलर नाउन होना चाहिए, प्लूरल नहीं। दिस और दैट बुक्स नहीं होगा। लेकिन दीज और दोज के बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए, दीज या दोज, बॉय या बॉयज। तो दीज या दोज के बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए, तो बॉय रॉन्ग है, दीज या दोज के बाद बॉयज होगा। तो आपने क्या देखा, ए, एन और दिस दैट के बाद आने वाला नाउन हर हाल में सिंगुलर होगा। द और पोसेसिव एडजेक्टिव, मैंने सिर्फ माई लिखा, कोई भी पोसेसिव एडजेक्टिव आप ले सकते हैं, आवर, हिज, योर। चलिए मैं ले लेता हूं, आवर फ्रेंड, ये भी राइट है, और फ्रेंड्स, ये भी राइट है। तो द पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है, और आपने देखा कि दीज और दोज के बाद आने वाला नाउन हर हाल में प्लूरल होना चाहिए। तो आप हमेशा यह ध्यान रखेंगे कि कौन से डिटरमिनर के बाद नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ये तो मैंने ग्रुप ए का बात किया, ग्रुप में बी में भी वही बात होगी। अब ग्रुप बी में आप गौर से देखिए एक एक वर्ड को, सम, सम के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर होगा, और काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल होगा। जैसे सम मिल्क, तो मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन है, ये राइट है। बट अगर मैं बोलूं सम बॉय, तो सम के बाद प्लूरल होना चाहिए, तो सम बॉय रॉन्ग है, करेक्ट होगा सम बॉयज। आपने क्या देखा, सम के बाद दो स्थितियां हैं, सम के बाद या तो अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है या फिर काउंटेबल नाउन आएगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब वैसा नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते हो। अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तब तो वो सिंगुलर ही रहेगा। लेकिन अगर काउंटेबल नाउन आता है, काउंटेबल नाउन का मतलब वैसा नाउन जिसे आप गिन सकते हो, तो अगर काउंटेबल नाउन आता है तो वो प्लूरल होगा। फ्यू के बाद अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएगा, फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन आएगा, और वो काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा। जैसे फ्यू पेन, ये रॉन्ग है, पेन सिंगुलर हो गया, फ्यू के बाद प्लूरल चाहिए, फ्यू पेन्स, ये राइट है। सेवरल के बाद भी प्लूरल नाउन आएगा जो काउंटेबल होगा, तो सेवरल बुक, ये रॉन्ग है, सेवरल बुक्स, ये राइट है। मेनी के बाद भी काउंटेबल नाउन आएगा और वो प्लूरल होगा, तो मेनी स्टूडेंट, ये रॉन्ग है, करेक्ट वर्ड है मेनी स्टूडेंट्स। मेनी के बाद प्लूरल नाउन होगा। अच्छा, एक वर्ड है एनी, एनी के बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए, वो चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल। जिस तरह से सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन दोनों आया, उसी तरह से एनी के बाद भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों होगा। जैसे एनी वाटर, ये भी राइट है, और एनी के बाद अगर ऐसा नाउन आता है जिसको हम गिन सकते हैं तो वो सिंगुलर होना चाहिए। जैसे एनी बुक या बुक्स, इन दोनों में से हमको तय करना होगा, तो एनी के बाद सिंगुलर वर्ड होगा, प्लूरल नहीं होगा। इच के बाद भी सिंगुलर नाउन होना चाहिए, जैसे इच बॉय या बॉयज, तो इच के बाद सिंगुलर नाउन होता है, तो इच बॉय राइट है, बॉयज रॉन्ग है। एवरी के बाद भी सिंगुलर नाउन होगा,
एवरी स्टोरी या स्टोरीज। तो एवरी के बाद सिंगुलर नाउन होगा, तो सिंगुलर है स्टोरी, सिंगुलर स्टोरी है तो ए राइट है और स्टोरीज रॉन्ग है। नो, नो के बाद जिस तरह से आपने सम में देखा, एनी में देखा, क्या देखा कि सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है और काउंटेबल नाउन भी आ सकता है। एनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर को नहीं गिन सकते हैं, और बुक काउंटेबल नाउन है। तो एनी के बाद दोनों आ सकता है, अनकाउंटेबल भी और काउंटेबल नाउन भी। नो के बाद भी दोनों आ सकता है। नो के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वो तो सिंगुलर आएगा, नो मिल्क। अच्छा, नो के बाद काउंटेबल नाउन आएगा तो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, जैसे नो बुक, नो बुक भी राइट है और नो बुक्स भी राइट है। लेकिन अब ग्रामेरियन ये मानने लगे हैं कि नो के बाद जब भी नाउन आता है तो उसको सिंगुलर होना चाहिए, हालांकि प्लूरल का भी प्रचलन है। तो नो के बाद आप सिंगुलर यूज करें या प्लूरल यूज करें, दोनों नाउन अभी तक सही है। लेकिन ग्रामेरियन हम सबको एक सलाह देते हैं कि नो के बाद अगर दोनों में से एक ही यूज करना हो तो आप सिंगुलर को चुन लीजिए। उसी तरह से आइदर और नाइदर, आइदर और नाइदर। आइदर मीन्स दो में से कोई एक, नाइदर मीन्स दो में से कोई नहीं। इन दोनों के बाद जब भी नाउन आएगा तो वो काउंटेबल रहेगा और सिंगुलर रहेगा। जैसे आइदर पेन, ए राइट है बट आइदर पेन्स ए रॉन्ग हो गया। उसी तरह से मच और लिटिल, मच और लिटिल के बाद चूंकि ये दोनों मात्रा दिखाता है, मच और लिटिल मात्रा दिखाता है, तो मच और लिटिल के बाद आने वाला नाउन हर हाल में अनकाउंटेबल होना चाहिए। जैसे मच या लिटिल, मच लिटिल मिल्क या वाटर या मनी, कुछ भी। मिल्क नहीं गिनने वाला नाउन है, वाटर नहीं गिना जाने वाला नाउन है, मनी नहीं गिना जाने वाला नाउन है, तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। तो मच और लिटिल के बाद जब भी कोई नाउन आएगा तो अनकाउंटेबल होगा। इसी बात को मैं एक बार फिर से बोल दूं कि देखिए, सम, एनी और नो, ये तीनों ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों आएगा। सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तब तो वो सिंगुलर है, लेकिन काउंटेबल नाउन आएगा तो वो प्लूरल रहेगा। एनी और नो के बाद अनकाउंटेबल नाउन आए चाहे काउंटेबल नाउन आए, दोनों कंडीशन में वो सिंगुलर रहेंगे। हालांकि नो के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि नो के बाद ग्रामेरियन सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन को यूज करते हैं, लेकिन सलाह हम लोगों को यह दिया जाता है कि हम लोग सिंगुलर नाउन यूज करें। अच्छा, एक बात और गौर करने लायक है। जब मैं बोलता हूं आइदर पेन या मच मिल्क, तो मैंने कहीं पर ऑफ यूज नहीं किया है। नेक्स्ट फैक्ट, आप जरा गौर से सुने कि देखिए, ग्रुप ए में जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उसके बाद जो नाउन आएगा तो उस नाउन से पहले ऑफ का यूज बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसे ऑफ पेन, ए रॉन्ग है, करेक्ट सेंटेंस होगा अ पेन। यहां पर ऑफ की कोई जरूरत नहीं है, करेक्ट वर्ड है, सेंटेंस नॉट करेक्ट वर्ड है अ पेन। माई ऑफ हाउस, ए रॉन्ग है, करेक्ट होगा माई हाउस। दीज ऑफ बुक्स, दीज ऑफ बुक्स रॉन्ग है, करेक्ट होगा दीज बुक्स। द ऑफ बॉय रॉन्ग है, करेक्ट होगा द बॉय। दैट ऑफ पेन रॉन्ग है, करेक्ट होगा दैट पेन। तो आपने क्या देखा
यहां पर मैंने जितने भी एडजेक्टिव्स को यूज किया, जितने भी डिटरमिनर्स को यूज किया, वो सारे ग्रुप ए वाले हैं। तो ग्रुप ए में जितना भी डिटरमिनर्स है, ए एंड, द, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, हुज, दिस, दैट, दीज, दोज, तो ये जितने भी डिटरमिनर्स हैं, इसके तुरंत बाद जब नाउन आएगा तो उस नाउन से तुरंत पहले ऑफ का यूज कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे मैंने जहां जहां ऑफ यूज किया वो सारा गलत हो गया। तो ग्रुप ए के डिटरमिनर्स के बाद जब नाउन आएगा तो उस नाउन से पहले हम ऑफ यूज नहीं करेंगे। अब हम ग्रुप बी में जो डिटरमिनर्स हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। ग्रुप बी में जो डिटरमिनर्स हैं उसके बाद डायरेक्ट नाउन आ सकता है बिना ऑफ का भी, और इसके बाद ऑफ भी आएगा। तो हम ऑफ की चर्चा बाद में करेंगे, पहले बिना ऑफ का। एक एग्जांपल मैं लिख करके आपको दिखा देता हूं जिससे दोनों तय होगा। तो सम बुक्स, आपने क्या देखा, बुक्स नाउन है और उसके पहले सम आया, यहां पर कोई ऑफ नहीं है। लेकिन हम ऐसे भी वर्ड लिख सकते हैं, सम ऑफ द बुक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी राइट है। सम ऑफ द बुक्स, मेनी बॉयज या मेनी ऑफ द बॉयज। अब इस पर हम थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने क्या देखा कि ग्रुप ए में जो डिटरमिनर्स हैं उसके बाद जब कोई नाउन आता था तो उस नाउन के पहले ऑफ नहीं हो सकता था। मैं फिर से लिख दूं, दिस ऑफ पेन। अब देखो दिस ग्रुप ए में है तो दिस ऑफ पेन रॉन्ग है, करेक्ट है दिस पेन। इसका मतलब ग्रुप ए में जो भी डिटरमिनर्स है उसके बाद जब नाउन आएगा तो उस नाउन से तुरंत पहले ऑफ का कोई गुंजाइश नहीं है, ऑफ नहीं होगा। लेकिन ग्रुप बी में जो डिटरमिनर्स हैं इसके बाद दोनों स्थितियां हो सकती हैं, या तो ग्रुप बी के जो डिटरमिनर्स हैं उसके तुरंत बाद नाउन आ जाए, या नहीं तो ग्रुप बी के जो डिटरमिनर्स हैं उसके तुरंत बाद ऑफ आ जाए और नाउन उस ऑफ के बाद आए। अब हम यह देखते हैं कि अगर ग्रुप बी के जो डिटरमिनर्स हैं उसके बाद ऑफ आ जाएगा तो फिर क्या होगा। यहां तक तो क्लियर है कि ग्रुप बी के जितने भी डिटरमिनर्स हैं उसके तुरंत बाद नाउन आ सकता है या उसके तुरंत बाद ऑफ आ सकता है और नाउन उस ऑफ के बाद आएगा। लेकिन अगर उसके तुरंत बाद ऑफ आ जाता है तब क्या होगा। तो ग्रुप बी के डिटरमिनर्स के बाद ऑफ आ जाए, डिटरमिनर्स ऑफ ग्रुप बी का डिटरमिनर आए उसके बाद अगर ऑफ आ जाए तो इस ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा। और इस नाउन से ठीक पहले ग्रुप ए का कोई ना कोई डिटरमिनर आना चाहिए, डिटरमिनर ऑफ ग्रुप ए। ध्यान रहे स्टूडेंट्स कई बार यहां पर गलती करते हैं, ग्रुप बी का कोई डिटरमिनर आ जाए और उस डिटरमिनर के बाद अगर ऑफ आ जाए तो उस ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हर हाल में प्लूरल रहेगा और उस प्लूरल नाउन से पहले ग्रुप ए का कोई ना कोई डिटरमिनर जरूर आना चाहिए। यह रूल है, आप इसे याद रखेंगे। दो स्थितियां हो सकती हैं, ग्रुप बी के डिटरमिनर्स के बाद हो सकता है ऑफ नहीं आए और हम डायरेक्ट नाउन ही लिख दें। जैसे अभी मैंने आपको बोला सम बॉयज, तो बॉयज के पहले कोई ऑफ नहीं है। मच मनी, तो मनी के पहले कोई ऑफ नहीं है। फ्यू पेन्स, पेन्स के पहले कोई ऑफ नहीं है। सेवरल स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट से पहले कोई ऑफ नहीं है। तो ग्रुप बी वाले जो डिटरमिनर्स है
उसके तुरंत बाद नाउन आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ध्यान तब देना है जब ग्रुप बी वाले डिटरमिनर के तुरंत बाद ऑफ आए, तब आपको दो चीज रखना होगा। ग्रुप बी वाले डिटरमिनर के तुरंत बाद जब ऑफ आएगा तो उस ऑफ के बाद ग्रुप ए का कोई ना कोई डिटरमिनर जरूर आएगा और उसके बाद प्लूरल नाउन होगा। चलिए मैं एक वर्ड लिख लेता हूं, सम। सम, अंदाजा करिए मैं इस सम के बाद ऑफ लिख देता हूं, सम ऑफ। अगर मैं बोलता हूं सम ऑफ पेन्स तो ए रॉन्ग हो गया, सम ऑफ पेन्स। मैंने क्या लिखा, सम ग्रुप बी का डिटरमिनर है, उसके बाद ऑफ आ गया, इस ऑफ के बाद मैंने प्लूरल नाउन लिख दिया, लेकिन प्लूरल नाउन से पहले ग्रुप ए का कोई ना कोई डिटरमिनर जरूर आना चाहिए था, एक कंपलसरी है। अगर नहीं आता है तो फिर वो रॉन्ग है। तो सम ऑफ पेन्स रॉन्ग है। आप इसको कई तरीके से राइट कर सकते हो। आप ऐसे कर सकते हो, सम ऑफ द पेन्स, सम ऑफ द पेन्स, सम ऑफ माई पेन्स, सम ऑफ दीज पेन्स। तो आप किसी भी तरीके से आप इसे करेक्ट कर सकते हो। सम ऑफ द पेन्स, आपने क्या देखा, पेन्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के पहले मैंने द लाया, द ग्रुप ए में है, माई लाया, माई ग्रुप ए में है, दीज लाया तो दीज ग्रुप ए में है। इसका मतलब ग्रुप बी वाले डिटरमिनर के बाद जब ऑफ आ जाएगा और उस ऑफ के बाद जब नाउन आएगा तो वो नाउन तो प्लूरल होगा ही, लेकिन उस नाउन से पहले ग्रुप ए का कोई ना कोई डिटरमिनर जरूर होना चाहिए। चलिए कुछ और वर्ड्स ले लेते हैं। एनी, एनी ऑफ बॉयज रॉन्ग, एनी ऑफ बॉयज करेक्ट होगा। एनी, एनी ऑफ द बॉयज, एनी ऑफ दीज बॉयज, एनी ऑफ दोज बॉयज। तो जब यहां बॉयज प्लूरल नाउन आ गया तो इसके पहले ग्रुप ए का कोई ना कोई डिटरमिनर्स होना ही चाहिए। ध्यान रहे इसके बाद जो यहां पर नाउन आएगा वो हर हाल में प्लूरल ही होना चाहिए, वो सिंगुलर नहीं होगा। हाँ, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तब वो सिंगुलर होगा। अनकाउंटेबल नाउन से भी एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एक वर्ड ले लेते हैं, मच। मच ग्रुप बी में है, मच, मच ऑफ मनी, ए रॉन्ग है। मनी नाउन है, नाउन के पहले आप क्या देखेंगे कि नाउन है तो नाउन के पहले ग्रुप ए का कोई ना कोई डिटरमिनर होना चाहिए। ऑफ और नाउन के बीच में, तो ऑफ और नाउन के बीच में यहां पर ग्रुप ए का कोई ना कोई डिटरमिनर होना चाहिए। तो मच ऑफ मनी ऐसे नहीं यूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे, मच ऑफ। अगर मनी है तो मच ऑफ द मनी, मच ऑफ माई मनी, मच ऑफ योर मनी, मच ऑफ हिज मनी, मच ऑफ दिस मनी। तो हमने क्या देखा कि यहां पर मनी नाउन है, यहां पर ऑफ आ गया, तो ऑफ और इस नाउन के बीच में ग्रुप ए का कोई ना कोई डिटरमिनर होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो रॉन्ग है। अब स्टूडेंट के मन में एक और सवाल आता है कि अगर मैं बिना ऑफ के लिखूं और ऑफ के साथ लिखूं तब दोनों के अर्थ में क्या अंतर होगा। दोनों के सेंस में बहुत अंतर है। अगर मैं बिना ऑफ के लिखूं और ऑफ के साथ लिखूं तो क्या अंतर होगा। देखिए, जब हम लिखते हैं ऑफ के बाद तो वो एक निश्चितता को दिखाता है। अगर मैं ऐसे सेंटेंस लिख दूं, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। आप ग्रामर बुक पढ़िएगा, ग्रामर बुक इसको रॉन्ग सेंटेंस मानता है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अब आप कहोगे कि भाई मेनी आ गया, एक ग्रुप बी का है, ग्रुप बी में मेनी है, इसके बाद ऑफ आ गया,
स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन हो गया, इसके पहले ग्रुप ए का द भी आ गया, तो यहां तक तो सब ठीक है। फिर सेंटेंस रॉन्ग क्यों हो गया? जब हम बोलेंगे मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, इसका मतलब हम किसी निश्चित स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, और हमें किस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं उसका तो पता ही नहीं है, तो हमको यहां पर बताना पड़ेगा कि मैं किस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलूं, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर एब्सेंट, तो ये राइट है। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, अब बात निश्चित हो गई कि इस क्लास के ढेर सारे छात्र अनुपस्थित हैं। लेकिन अगर निश्चित नहीं रहे बात, अगर इसी को सुधारना हो तो मैं ऐसे बोलूंगा मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, ढेर सारे छात्र अनुपस्थित हैं, मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। तो जब मैं बोलता हूं कि मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो कौन से स्टूडेंट वो निश्चित नहीं है। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये निश्चित है। कौन से स्टूडेंट? तो ऑफ दिस क्लास। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। either of the girls is tall, दो में से कोई एक लड़की लंबी है। अच्छा, आइदर ऑफ द गर्ल्स, ये तो निश्चित हो गया। तो जब निश्चित हो गया तो हमको पता होना चाहिए कि वो दो में से कौन सी लड़की कहां की, तो ये बात पता नहीं है। तो अगर नहीं पता है तो हम ऐसे लिखेंगे, आइदर गर्ल इज टॉल। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं, आइदर ऑफ द गर्ल्स, आइदर ऑफ द गर्ल्स, तो अब हमको बताना पड़ेगा कि कौन लड़की। तो आइदर ऑफ द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास इज टॉल। अब बात निश्चित हो गई कि आइदर ऑफ द गर्ल्स, दो में से कोई एक लड़की, कौन लड़की? तो इस क्लास की, दो में से कोई एक लड़की इस क्लास की लंबी है। तो यहां पर बात निश्चित हो गई। तो जब कभी मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिया, यही रूल सब पर लागू होता है। एनी, सेवरल, नो सब पर लागू होता है, यही सारा रूल। मैं चाहूंगा कि एक और एग्जाम्पल दूं। ईच ऑफ द मेन इज हैप्पी, प्रत्येक व्यक्ति खुश है। ए रॉन्ग सेंटेंस हो गया। अब मैंने क्या बोला कि ईच ग्रुप बी का है, इसके बाद मैंने ऑफ यूज किया। ऑफ यूज करने के बाद मेन, मैंने प्लूरल नाउन यूज किया। ध्यान रहे कि यहां पर जब भी ऑफ आ जाएगा तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन हर हाल में प्लूरल होना चाहिए। कई बार आपको मैन भी लिख देगा ऐसे, ईच ऑफ द मैन, तो ए रॉन्ग है, सिंगुलर नाउन कभी नहीं हो सकता है। ईच ऑफ द मेन इज हैप्पी। अच्छा, कौन सा लोग? ईच ऑफ द मेन, कौन सा आदमी? तो ये तो पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो ये अनिश्चित हो गया। तो जब अनिश्चित हो गया तो हमको ऑफ की जरूरत नहीं है। ईच के बाद हम सिंगुलर नाउन यूज कर देंगे। ईच मैन इज हैप्पी, प्रत्येक व्यक्ति खुश है, और वो व्यक्ति कौन है नहीं पता, कोई भी हो सकता है। यहां पर यह बात पता नहीं चल रहा है कि निश्चित है, तो चूंकि मामला अनिश्चित है तो हम लिखेंगे ईच मैन इज हैप्पी। लेकिन अगर ईच ऑफ द मेन हम बोलते हैं, ईच ऑफ द मेन, तब हमको बताना पड़ेगा कौन? ईच ऑफ द मेन ऑफ दिस विलेज इज हैप्पी। अब मामला निश्चित हो गया। प्रत्येक व्यक्ति, कौन प्रत्येक व्यक्ति? तो इस गांव का प्रत्येक व्यक्ति। तो ग्रुप बी में जो भी डिटरमिनर्स हैं उसके बाद आप ऑफ तभी लगाएं जब आपको किसी निश्चित नाउन की चर्चा करनी है।
अगर नाउन निश्चित नहीं है तो उसके बाद ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, उसके तुरंत बाद हम नाउन यूज कर देंगे बगैर ऑफ के। हाँ, अगर नाउन निश्चित है तो उसके बाद ऑफ लगाएं, और ऑफ लगाने के बाद फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि वो निश्चित कैसे है। चलिए एक और बात आपसे डिस्कस करता हूं। अभी तक मैंने आपको यह बताया कि ग्रुप बी का जो डिटरमिनर्स है उसके बाद नाउन आएगा। अच्छा, ग्रुप बी के डिटरमिनर्स के बाद सिर्फ नाउन ही नहीं आ सकता है, इसके बाद प्रोनाउन भी आ सकता है, लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, डिटरमिनर्स ऑफ ग्रुप बी, डिटरमिनर्स ऑफ ग्रुप बी, इसके बाद अगर ऑफ आ जाए तो अभी तक आप लोग ये जानते हो कि इस ऑफ के बाद ग्रुप ए का कोई डिटरमिनर आएगा, फिर प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन इसके बाद प्रोनाउन भी आ सकता है, और जब प्रोनाउन आएगा तो ग्रुप ए के डिटरमिनर्स की कोई जरूरत नहीं है। प्रोनाउन, अब ये जो प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। प्रोनाउन इन सब्जेक्टिव केस, ए रॉन्ग है, जब भी प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस, ए राइट है, और ये प्रोनाउन प्लूरल होगा, सिंगुलर प्रोनाउन नहीं होगा। तो जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा और वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे सम ऑफ दे या देम, तो हम चुनेंगे सम ऑफ देम, सम ऑफ दे नहीं। मेनी ऑफ वी या अस, तो मेनी ऑफ वी सब्जेक्टिव केस है तो रॉन्ग है, मेनी ऑफ अस। आइदर ऑफ दे या देम, तो आइदर ऑफ दे रॉन्ग है क्योंकि दे सब्जेक्टिव केस हो गया, आइदर ऑफ देम राइट है। अच्छा ध्यान रहे, जब मैंने बोला कि सम ऑफ देम, अच्छा अगर देम नहीं होकर के बॉयज होता तो मैं क्या बोलता, सम ऑफ द बॉयज, ऐसा बोलता। देखिए बॉयज नाउन है और ऑफ और बॉयज के बीच में मैंने द लाया जो ग्रुप ए का डिटरमिनर है। तो जब नाउन आता है तब हमको ग्रुप ए का डिटरमिनर चाहिए, लेकिन जब प्रोनाउन आएगा तो हमको ग्रुप ए का डिटरमिनर नहीं चाहिए ऑफ के बाद। ध्यान रहे, तो सॉरी ग्रुप बी के डिटरमिनर के बाद, ग्रुप बी के डिटरमिनर्स के बाद जब ऑफ आया और इसके बाद नाउन है तो नाउन से ठीक पहले ग्रुप ए का डिटरमिनर मैंने यूज किया। लेकिन अगर प्रोनाउन है तो ग्रुप ए के डिटरमिनर की कोई जरूरत नहीं है, उसके बगैर आएगा। कुछ और फैक्ट्स पर बात करते हैं। देखिए दो वर्ड है, नो एंड एवरी। नो और एवरी के तुरंत बाद ऑफ नहीं हो सकता है, नो या एवरी प्लस ऑफ, ए रॉन्ग है। नो और एवरी के तुरंत बाद ऑफ नहीं हो सकता है। अगर हमको ऑफ यूज करना है तो नो के बदले हम नन यूज करेंगे, नन, या एवरी के बदले एवरीवन यूज करेंगे, इसके बाद हम ऑफ यूज कर सकते हैं। जैसे नो ऑफ द पेन्स, ये रॉन्ग है क्योंकि नो के तुरंत बाद ऑफ नहीं हो सकता। तो करेक्ट होगा नन ऑफ द पेन्स। अब चूंकि ऑफ है, ऑफ के बाद ग्रुप ए का डिटरमिनर आया तो ए प्लूरल नाउन ही होगा, ये मैं बार बार बता चुका हूं। कई बार यहां पर आपको पेन भी लिख देगा, यहीं पर देख लो पेन लिख देगा। जब भी सिंगुलर नाउन आए तो ए रॉन्ग है, पेन्स है तो ये राइट है। तो नो ऑफ द पेन्स रॉन्ग है, नन ऑफ द पेन्स। एवरी ऑफ द बॉयज, तो एवरी के तुरंत बाद ऑफ नहीं होगा, ए रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट होगा एवरीवन
एवरी वन ऑफ द बॉयज, या अगर आपको बॉय लिख दे तो याद रखना कि जब भी ऑफ आ गया उस ऑफ के बाद ग्रुप ए का डिटरमिनर आ गया तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही होगा। तो यहां पर तो बॉय की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो ऐसे ही आपको सिखाने के लिए मैंने लिख दिया। तो एवरी वन ऑफ द बॉयज ए राइट है, एवरी ऑफ द बॉय नहीं होगा। तो नो और एवरी के तुरंत बाद अगर ऑफ का यूज किया हुआ है या ऑफ का यूज किया जा रहा है तो वो रॉन्ग है, हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, ग्रुप बी के कुछ डिटरमिनर्स हैं जो ग्रुप ए के डिटरमिनर के तुरंत बाद बिना किसी कंजंक्शन के यूज किए आ सकते हैं। तो वो डिटरमिनर्स कौन सा? जैसे मेनी, मैनी, फ्यू, लिटिल, कुछ वर्ड्स मैंने नहीं लिखा जैसे अदर, ओनली, या कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव जैसे जो संख्या का नाम है, कार्डिनल एडजेक्टिव्स, कार्डिनल एडजेक्टिव संख्या जैसे 1, 2, 3, इस तरह से। तो ग्रुप बी के जो ये सब एडजेक्टिव्स हैं, ये एडजेक्टिव्स ग्रुप ए के एडजेक्टिव्स के तुरंत बाद आ सकते हैं। जैसे माई फ्यू फ्रेंड्स, सारे तो नहीं आ सकते हैं। ग्रुप बी के सारे डिटरमिनर्स ग्रुप ए के डिटरमिनर्स के बाद नहीं आएंगे। हाँ, ग्रुप बी के कुछ डिटरमिनर्स हैं जो ग्रुप ए के डिटरमिनर्स के बाद आएंगे, और वो डिटरमिनर्स मैंने यहां पर आपको लिख दिया है, आप इसे चाहे तो इसको नोट्स में रख ले। तो माई फ्यू फ्रेंड्स, योर मेनी बुक्स, ओनली, कई बार आपने यूज किया होगा सेंटेंस द ओनली स्टूडेंट, द ओनली स्टूडेंट, हिज टू पेन्स, योर 3 ब्रदर्स। तो आपने क्या देखा कि ग्रुप बी के जो डिटरमिनर्स हैं, कुछ डिटरमिनर्स वो ग्रुप ए के डिटरमिनर्स के तुरंत बाद आ सकते हैं, हालांकि सारे डिटरमिनर्स नहीं आएंगे। और एक लास्ट रूल, सच और व्हाट के तुरंत बाद ए और एन का यूज हो सकता है। जैसे सच अ मैन, ऐसा आदमी। एक सेंटेंस में इसको यूज करते हैं, आई हैव नेवर मेट सच अ मैन, मैं ऐसे आदमी से कभी नहीं मिला हूं। व्हाट के बाद ए एन यूज कर सकते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे व्हाट अ प्लेस, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ प्लेस, व्हाट एन आइडिया। तो सच और व्हाट के बाद ग्रुप ए का डिटरमिनर्स ए और एन का यूज हो सकता है। तो ये था आज का डिस्कशन, वेयर आई ट्राइड टू गिव यू अ ब्रीफ एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डिटरमिनर्स। तो डिटरमिनर्स से रिलेटेड कुछ और वीडियोज मैं लेकर के आऊँगा ताकि हर एक वर्ड को आप डीपली सीख सकें। अब मुझे आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार होगा कि आज के क्लास से
क्या आपने डिटरमिनर्स के बारे में कोई कंसेप्ट डेवलप किया है या नहीं। अगर ये वीडियो आपको हेल्प किया हो तो आप मुझे बताएंगे। Soon I will bring other videos on different words in determiners. Thank you. Once again I will meet you with my new video the next time.